नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है पॉलिटिकल सिस्टम, जिसे हम राजनीतिक व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में व्यवस्था उपागम 1920 के बाद बहुत लोकप्रिय हुआ और ये माना जाने लगा कि ज्ञान का विभागीकरण नहीं किया जाना चाहिए तथा समूची व्यवस्था का अध्ययन किया जाना चाहिए। 1945 के बाद सोशल साइंसेज में भी व्यवस्था उपागम आने लगा। 1948 में अमेरिका में टॉलकट पार्सन्स ने सोशल सिस्टम नामक एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखा और बताया कि समाज के भीतर संरचनाएं में उपसंरचनाएं होती हैं। अगर कोई संरचना या उपसंरचना ठीक ढंग से काम नहीं करती है तो उसे बदल देना चाहिए या उसमें सुधार कर देना चाहिए, जिससे कि व्यवस्था ठीक प्रकार से काम कर सके। मोटे तौर पर राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना का राजनीतिक विश्लेषणों में दो प्रकार से प्रयोग किया जाता रहा है, निवेश निर्गत विश्लेषण और दूसरा है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण। निवेश निर्गत विश्लेषण डेविड ईस्टन की देन है तथा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण के साथ आमंड का नाम जुड़ा हुआ है। डेविड ईस्टन ने 1953 में पार्सन्स के विचारों से प्रेरणा लेकर एक बुक लिखी जिसका नाम है द पॉलिटिकल सिस्टम। इसके अंतर्गत उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि राज्य एक प्रकार की व्यवस्था है जिसके भीतर संरचनाएं और उपसंरचनाएं कार्य कर रही हैं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका इसकी संरचनाएं हैं और राजनीतिक दल, दबाव समूह और जनसंचार के साधन इसकी उपसंरचनाएं हैं। उन्होंने अपनी बुक के अंतर्गत कहा कि राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत के रूप में बदला जाता है और राजनीतिक व्यवस्था संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का एक जटिल समूह है जो समाज के भीतर आधिकारिक मूल्यों का विनियोजन करती है। हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि अधिकारीगण निर्णय लेते हैं और अधिकारीगण जो निर्णय लेते हैं उन निर्णयों का जो परिणाम है वो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन परिणामों को डेविड ईस्टन निर्गत के रूप में देखते हैं और वो कहते हैं कि किसी भी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि उसमें निरंतर निवेश होता रहे। निवेश के बिना कोई भी व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती है और निर्गत के बिना उसके कार्यों को समझा नहीं जा सकता है। अब हम डेविड ईस्टन के जो इनपुट आउटपुट मॉडल है उसको डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं कि डेविड ईस्टन ने जो इनपुट आउटपुट मॉडल दिया है उसमें राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण से घिरी हुई बताया गया है। ये राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर इसमें विद्यमान है और ये सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरणों के से चारों तरफ से घिरी हुई है। डेविड ईस्टन ने बताया अपने मॉडल में, हम देखते हैं कि बाईं तरफ वो निवेश को दर्शाते हैं। मांगों और समर्थनों के रूप में पर्यावरण में निवेश आते हैं और निवेशों का राजनीतिक व्यवस्था संसाधन करती हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि निवेश है, ये मांग और समर्थन के रूप में राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर इनका संसाधन होता है या हम कह सकते हैं कि इनको फिल्टर किया जाता है। उसके बाद अधिकारीगण कोई निर्णय लेते हैं या नीतियाँ बनाते हैं जिसे डेविड ईस्टन निर्गत के रूप में दर्शाते हैं, क्योंकि जब पर्यावरण में निवेश मांग और समर्थन के रूप में आते हैं, मांग से मतलब है कि जनता की कुछ जो इच्छाएं हैं या आकांक्षाएं हैं वो मांगों के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में आती हैं और अधिकारीगण ये देखते हैं कि किस मांग के पीछे कितना समर्थन है। यदि मांग के पीछे जन समर्थन अधिक है तो उसका अधिकारीगण निर्णय लेकर नीतियों के रूप में रूपांतरण कर देते हैं, जिसे डेविड ईस्टन निर्गत के रूप में अपने इस मॉडल में दर्शाते हैं। कुछ मांगें पर्यावरण में पूरी हो जाती हैं और कुछ मांगें पर्यावरण
राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत संसाधन के पश्चात पूरी नहीं हो पाती, तो ऐसी मांगें प्रतिसंभरण पाश के माध्यम से दोबारा पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती हैं। तो डेविड ईस्ट ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसके अंतर्गत आगत निर्गत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि बाहर से दबाव पड़ते हैं जिन्हें वो निवेश कहते हैं, तभी अधिकारीकरण कोई निर्णय लेते हैं जिसे वो निर्गत कहते हैं। इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी को वो प्रतिसंभरण पाश या पुनर्निवेशन कड़ी कहते हैं, जो नई आगत पैदा करती है जिन्हें नए निर्गतों में बदल दिया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था काम करती ही रहती है। लेकिन डेविड ईस्टन यह भी कहते हैं और सावधान करते हैं कि जो निवेश हैं उनका भार बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि बहुत अधिक निवेश होंगे तो उन्हें निर्गतों के रूप में नहीं बदला जा सकेगा तथा राजनीतिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। इस प्रकार डेविड ईस्टन का नमूना खुले या लोकतांत्रिक देशों पर तो लागू होता है, किंतु उन देशों पर लागू नहीं किया जा सकता जहाँ पर फांसीवाद है, साम्यवाद है या किसी भी प्रकार का अधिनायकवाद है। इसलिए आमंड ने इसमें कुछ सुधार किए हैं जिसको हम अगली कक्षा के अंतर्गत देखेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो अपने विचार प्रस्तुत किए उसमें वो निवेश के माध्यम से मांग और समर्थन के रूप में जनता की आकांक्षाओं को राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं, जहाँ पर इनका संसाधन होता है या इनमें कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं और जिस मांग के पीछे जन समर्थन जितना होगा उसी का नीतियों के रूप में रूपांतरण होने की संभावना अधिक होगी। अब जो अधिकारीगण जो निर्णय लेते हैं और नीतियाँ बनाते हैं उसे डेविड ईस्टन निर्गत कहते हैं, और पुनर्निवेशन पास के माध्यम से इन मांगों का एक प्रकार से दोबारा पर्यावरण में आना निश्चित हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेविड ईस्टन का जो व्यवस्था सिद्धांत है वो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत एक बड़ी देन है। और आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।